Hello, my dear friends. Welcome back to my channel, Mr. Story Figure. So here I am with the new story of my हिंदी बुक, हिंदी 8th क्लास बुक नशा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो नशा होता है वो खाली सिगरेट का, शराब का, ड्रग्स का, इन्हीं का ही नहीं होता। नशा होता है पैसे का, दौलत का और भी कई सारी चीजों का। घमंड होता है। तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये नशा के बारे में। So let's start this video. सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरियां पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया था कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे और मैं घर वालों को तकलीफ देना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा देते हैं। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। आखिर सही बोलता है, घर जाके कौन पढ़ता है। कुछ काम आ जाता है, कोई काम के लिए बोल देते हैं तुम ये करिए तुम वो करिए। इसलिए मैं तो अपने हिसाब से बोलता हूँ कि बाहर पढ़ना ज्यादा वो रहता है। सो लेट्स कंटिन्यू। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। सॉरी, उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ध्यान रख लेना, वहां अगर जमींदारों की सॉरी अगर वहां जमींदारों की निंदा की तो मुआवजा बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो असामियों पर इससे दावा से शासन करते हैं कि ईश्वरी ने असामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा ही किया हो। आसामी भी यही समझता था
अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में क्या मौलिक भेद नहीं हो तो जमींदारों का नहीं पता चलेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊं? हाँ, मैं तो यही समझता हूं, तुम गलत समझते। मैं एक बार पेज चेंज कर लूं। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो भी जिद पकड़ लेता। तो अब इसका 4 चैप्टर है, 4 है, हाँ 4 है, सॉरी। और पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और दूसरा चैप्टर पे हम आ रहे हैं। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम हम लोगों ने भोजन किया। रिफ्रेशमेंट रूम में हमने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पर की खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता है। इनाम इकराम मतलब टिप के तौर पे। एक इठन्नी भी चलते समय ईश्वर ही ने दी, फिर भी मैं उन सब में उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे कर ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो इतना उत्साही नहीं रहता। मुझे भोजन के में कुछ स्वाद ना मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप में अपनी ओर खींचे हुआ था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब। एक हमारे नौकर है कि कोई काम ही नहीं करते, ढंग ही नहीं है। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो। ये सब केवल इनाम के लालच में इतनी अदब करते हैं। जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब को तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाके रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। तो उसको मतलब घमंड आ गया, वही तो है इसमें नशा। उसको घमंड आ गया कि हमारा ये नहीं है, सेकंड क्लास है। तो आगे बढ़ते हैं। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखा। जी हाँ से सॉरी क्या लिखा है, इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गए। बर्थ मतलब जो ट्रेन पे वो होती है ना, बैठने वाली, क्या होता है पता नहीं मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। बोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगार मतलब नौकर चाकर। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया, लगेज मतलब सामान। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी और अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो तुम कोए अली, दूसरा ये वही लाइन पढ़ लिया मैंने। तुम कोए होकर इन हंसा के साथ कैसे। तो वो बोलते हैं ना कि तुम कोए होके हंसा के साथ कैसे। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि इन्हीं की बदौलत मैं इलाहाबाद में
पड़ा हुआ हूँ इन्हीं की बदौलत। पर वो तो बहुत गरीब है, गरीब कलर का बेटा है। देखते हैं कि क्या होता है। नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। अब की मैं उन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिला दिया। आखिरी मतलब झूठ बोल रहा ना ये, उसने मतलब घर पे बहुत सारे लेटर आए थे, तो मैंने इनकार दिलवा दिया। वो खुद चाहता था कि मेरा मतलब पैसे खर्च ना हो और एग्जाम की तैयारी कर लूंगा। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने शब्द है, पर यहां से उसका। वेट अ सेकंड, आई विल चेंज द पेज। 99 where is 100 this- उसका भी जवाब इनकारी हो गया। दोनों सज्जनों ने चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका से स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। मतलब लिबास मतलब तरीके से, तौर तरीके, आप बहुत सादा उससे रहते हैं, है ना। ईश्वरी ने शंका निवारण की। महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ और नहीं पहनते, पुराने सारे कपड़े जला दिए। जब उन्होंने पूछा, इतने मतलब वो है ये अमीर, तो ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तो उसने कहा, ईश्वरी ने, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ और नहीं पहनते और पुराने सारे कपड़े सारे जला डाले। यों कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर उनकी उनकी क्या लिखा है, उनकी तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ के लाए गए हो। और वो मतलब ऐसा ही वेशभूषा थी उसकी, तो वो बोल रहा था जैसे अभी वहां से लाए हो अनाथालय से। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा ही स्वभाव कम देखने में आता है, कोई भाप भी ही नहीं सकता। तो एक वो है राम हरक, 2 भद्र पुरुष थे ना, एक था मुसलमान और एक था ये ब्राह्मण। तो उसने बोला कि अमीरों का ये स्वभाव ज्यादा दिखने में नहीं मिलता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांते तले उंगली दबाते, एक दूसरे की मिजाई और चमरूदों के जूते पहन बाजारों में घूम करते हैं। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए वे, उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। उस टाइम 10 लाख बहुत बड़ी बात थी, है ना। अब तो 10 लाख में क्या है, कुछ नहीं है, गाड़ी आ जाती है। मैं मन में कटा जा रहा था, पर जाने ना जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मेरे हाथ से स्पर्श ना पड़ा। है ना, तो उसको इतना जी जल रहा था उसका कि मैं तो इतना गरीब हूँ और मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है, मैं इतना बड़ा हूँ, 10 लाख का कॉलेज खोल दिया, 2.5 लाख पर सालाना इनकम है, वगैरह वगैरह। मैं शहर सवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। वो जो ईश्वरी था, वो घुड़सवार से जा रहा था अपने घर स्टेशन पे, तो दूसरा वो अपना गरीब लड़का बोला, मैं शहर सवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़े पर सवार सॉरी हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कला घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जाने निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन ना पड़ने दिया, मतलब घबराहट की वो आने नहीं दी। घोड़ा को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है इन्हें ने समझा लिया हो कि कितने पानी में, है ना। तो अब इसका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसका 3rd चैप्टर। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकर का कोई हिसाब नहीं। एक हाथी बंधा हुआ था। ईश्वर ने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया
और उसी अतिशयोक्ति के साथ उसकी हवा बांधी की कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग वाले कई महशाए तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम ये शैतान हो यार, तुम तो शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्या क्यों पलित कर रहे हो। ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बात नहीं करते। जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए, थक गए होंगे। ईश्वरी मेरी और इशारा करने कहा, पहले कुंवर साहब के पैर दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ कि मेरे पांव कोई और दबा रहा है। ये तो अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और जाने क्या क्या कहने ईश्वरी का परिहास किया करता। और आज मैं पोतड़े का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता मतलब कल्चर के लोग, पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी पर पहुंच पाई थी। अंदर से बुलावा आ गया। तो मैं एक बार पेज चेंज कर लूं। 100 था ये कितना है, 98। हाँ ये तो 100 अंदर से बुलावा आया था। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता था, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती की चोटी छांट लिया, मतलब धो लिया करता था। पर अब मैंने ईश्वरी ने अपनी धोती छोड़ दी और उसने मतलब छोड़ी और वो अपना चले गया, तो उसने वो भी रख दी। अपने हाथों अपनी धोती भी छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चला। हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा डांटते थे। यहाँ पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे भी पांव धोए। मेरा वह विचार ना जाने कहाँ चला गया था। वह विचार मतलब पहले बोलता था खून चूसने वाला सांप और जाने क्या क्या। तो इसका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आ रहे हैं हम 4th चैप्टर पे। सोचा था वहां देहात में इगराक होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता। कहीं नदी के बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियां या चिड़िया का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानियों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनवाता। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं थी, केवल जबान हिला देना काफी है। नहाने बैठो तो आदमी नहाने के लिए हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झाड़ने के लिए हाजिर। महात्मा गांधी का कुंवर बिला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी, है ना, धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी भी नाजुक दिमाग बन गया था। यह बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ में बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे बिछावन बिछा सकते हैं। उसकी मेहनता में इसमें तो बट्टा लिखा हुआ है, पता नहीं मतलब क्या होता है, बट्टा लग जाएगा एक दिन। सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में कुछ देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखों में नींद के झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं। कुंवर जो ठहरा तो अब नशा आ रहा है ना इसमें, मतलब उसका घमंड का, मैं उसका दोस्त हूँ, कुंवर हूँ, 2.5 लाख की मेरी इनकम है, तो अब मैं बिस्तर कैसे लगाऊं। तो बोला कुंवर जो ठहरा, उसने सही में समझ लिया
उसने अब सही में समझ लिया कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। मेहरा मतलब भी नौकर होता होगा। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाना की उसे सुधी नहीं रही। अब तो याद आई, पेज चेंज कर लेता हूँ। 101। ये क्या 102? आज बुक से नहीं पढ़ रहा, आज लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ। पहले बुक रखता था सामने, अब लैपटॉप रख लिया। तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल गया और बोला, तुमने अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप नहीं जला। वहां पे लाइट हुआ नहीं करती थी तो लैंप जलाते थे तुम, है ना। लैंप मेज पर रखा हुआ था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए, मतलब इतना उसको वो हो गया। मेज पर रखा हुआ था लैंप, उसको मतलब एक तीली से जला नहीं सकता था। वो तो पता नहीं है कैसे जलाते लैंप को, तीली से जलाते, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, है ना। कुंवर साहब कैसे जलाए, मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी नहीं लगा हुआ था, पर लैंप नदारा देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया होगा। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दूं, मालूम नहीं एक कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर जाता है। मेरा यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। मैं क्या बात कह दी जिन्हें, खुद तो गरीब लगा बैठा है और बोल रहा मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों में लैंप जला दिया। तो कांप रहा था वो डांट सुन के, तो उसने जला दिया। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मन चला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त था और मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछने में संकोच करता था। एक दिन अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं। वे लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई मतलब अपना रुतबा, क्या बोलूं, छोड़ो यार। जमींदारों की रहने की जरूरत ही क्या है, यह लोग गरीबों का खून चूसने के अलावा और क्या करते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनसे छीननी ही पड़ेगी। आप बोल रहे हैं कि जमींदारों से तो मतलब अपन जमीन छीनेंगे, कुछ अपन को प्यार दे देंगे, कुछ अपन को मारपीट के लेनी पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिबा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़े जुल्म करते हैं सरकार। हमें हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे देते तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवर मतलब शायद कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, पता नहीं है, सॉरी, और अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा। ठाकुर मतलब वही जो मतलब गांधी जी का दूसरा वक्त था ना, जिससे बात कर रहा था। खूब भांग पी और खूब अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव में महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया ना। अब 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5th पे जाएंगे। छुट्टी इस तरह खत्म हो और तो चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है और 5 पढ़ेंगे। क्या मेरा फोन का है ना स्टोरेज मतलब फुल हो गया था, तो उसमें आ गया था मैक्सिमम वीडियो, तो मैंने कुछ एडिट करी है दोबारा। तो वही 5th चैप्टर से अपने स्टार्ट करते हैं। छुट्टी इस तरह खत्म हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव में बहुत से लोग हम लोग को
पहुंचाने आए, मतलब स्टेशन पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आए। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला, मतलब पार्ट मतलब अपना जो था ना उसका पार्ट वो अच्छी तरह से खेला। अपनी कुब्रोचित विनय और देत्व की महर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था कि हर एक नौकरों को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई थी, ठसाठस भरी हुई। दुर्गा दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह ना थी। इंटर क्लास की हालत उसमें उससे भी बदतर थी। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक ना सकते, बड़े मुश्किल में पड़ गए थे। तो अपना ये वाला पेज ही खत्म हो गया। सॉरी। ये लास्ट पेज है। किसी तरह जगह मिली, आराम से लेटे लेटे जा रहे थे, सिकड़े हुए थे। पहलू बदलने की जगह ना थी। पहलू मतलब करवट, करवट बदलने की जगह ना थी। कई आदमी पढ़े लिखे ना थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ कर जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे बड़े सब बराबर, राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती। सॉरी सॉरी। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दवा लगा सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बंधा हुआ था, कलकत्ते जा रहा था। वही गट्ठर रखने की जगह मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इसमें बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यहाँ कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़े हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर बाद जब्त किए बैठ रहा, एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पटक कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझे खूब बौछारें पड़ी। अगर इतनी नाजुक मिजाज है तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो मुझे इस तरह मारकर तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी की सांस लेने की जगह न थी, खिड़की पर जरा सांस लेने। वीडियो दोबारा स्टॉप हो गई थी, स्टोरी भर गया था। 50 सेकंड मिले, 50 सेकंड में पूरी कंप्लीट कर दूंगा। कोई बात बड़ा आदमी होगा, मुझे इस तरह मारकर तो दिखा देता। क्या कसूर था बेचारे ने गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुस पावत नाही, उस पे इतना मिजाज? ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वॉट एन इडियट यू आर। और मेरा नशा सब कुछ उतरता हुआ मालूम होता। जो उसका इतना नशा चढ़ा हुआ था वो सारा उतर गया उसी वक्त। और thank you for seeing my video. Please like my video and subscribe my channel and also press the bell icon. So bye bye, take care.